हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 ऑफ योर एनसीईआरटी ज्योग्राफी। फोर्थ तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम ज्योग्राफी का ही चैप्टर प्रोसीड कर रहे हैं, दैट इज़ द चैप्टर नंबर 5 और नाम आता है वाटर। एयर के बारे में आप पढ़ चुके हो, आज पढ़ेंगे वाटर के बारे में। एयर को हमने बोला था कि क्या होती है, उसमें मिक्सचर ऑफ गैसेज होती हैं, इस वजह से उसका नाम पड़ गया था एटमॉस्फेयर। तो वाटर का क्या पड़ जाएगा आज? हाइड्रोस्फेयर। तो जहाँ पे भी आपको पानी दिखेगा दैट एरिया इज कंसीडर्ड एज द हाइड्रोस्फेयर। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में रीड ऑन करेंगे, जो भी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगी। तो वाटर किस किस फॉर्म में आपको देखने को मिलता है, पहले तो बिल्कुल बेसिक सा देखते हैं। सबसे नियर रिवर्स हो सकती हैं, पॉन्ड्स यानी कि एक डिप्रेशन सा बन जाएगा, उसमें पानी कलेक्ट हो जाएगा, इट विल मेक अ पॉन्ड। लेक्स हो सकती हैं। रिवर्स आपने पढ़ी हैं, दो तरह की होती हैं। एक होती हैं आपकी हिमालयन रिवर्स, ठीक है, जो कि आपको पेरिनियल मिलती हैं, यानी कि थ्रू आउट द ईयर चलेंगी। फिर इसके अलावा आपको मिलती हैं पेनिनसुलर रिवर्स, जो आपको सीजनल मिलेंगी। मोस्ट ऑफ देम आर सीजनल इन नेचर। तो रिवर्स कैसी भी हो सकती हैं। रिवर्स में हिमालयन रिवर्स हैं, जो उनमें पानी कहाँ से आ रहा है, तो ग्लेशियर से आ रहा है। ठीक है, फिर उसके अलावा आपने लास्ट के कुछ लेक्चर्स में देखे थे ओशंस। कौन कौन से ओशंस? पैसिफिक ओशन देखा था, अटलांटिक ओशन देखा था, ठीक है, अटलांटिक के बाद इंडियन ओशन देखा था, एंटार्क्टिक, या फिर एंटार्क्टिक नहीं बोलेंगे इसको, आर्कटिक बोल लेते हैं पहले, जो नॉर्थ पोल पे था, एंड सदर्न ओशन था। ठीक है, इस तरह से आपने डिफरेंट डिफरेंट ओशंस देखे और उनकी लोकेशंस देखी थी। तो पानी कहाँ पे आपको दिख रहा है, जहाँ पे भी दिख रहा है उस एरिया को बोल देंगे हाइड्रोस्फेयर। व्हेन यू थिंक ऑफ वाटर, व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड? रेनफॉल भी आपको दिख रही होगी, हो सकता है आपको पानी का ग्लास दिख रहा है, तो अल्टीमेटली वो सारी चीज़ें क्या है? वाटर। यू थिंक ऑफ रिवर, वाटरफॉल्स, येस वाटरफॉल वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा ना, कुछ हार्ड रॉक्स बन जाती हैं और उन हार्ड रॉक के ऊपर से पानी आना शुरू कर देता है और वो ऐसे नीचे को गिरता है। ठीक है, फिर कुछ सॉफ्ट रॉक होती है नीचे, तो वो सॉफ्ट रॉक गल जाएंगी, हार्ड रॉक स्टे कर जाएंगी, तो यहाँ पे वो प्लंज पूल भी बना देता है। ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट चैप्टर स्टोरी, बट अभी मैंने जस्ट ऐसे ही बताया आपको। तो आपको वाटरफॉल भी दिखेंगे, पिटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप, ड्रिजलिंग लगी होगी, आपको रेन ड्रॉप्स दिखेंगी। वाटर इन योर टैप्स, टैप्स में दिख जाएगा। चिल्ड्रन लव टू फ्लोट पेपर बोट्स इन रेन पडल्स। आपको याद होगी तो बचपन में आप भी क्या किया करते थे, पेपर की बोट बना के उसको यूज़ करके जो भी रेन वाटर इकट्ठा होता था उसके ऊपर डाल देते थे। बाय द नून द पडल्स वैनिश, उसके बाद क्या होता था, वो ख़त्म हो जाता था पानी वहाँ से। तो वेयर डज द वाटर गो? तो वाटर कहाँ पे जाता है? अल्टीमेटली ग्राउंड में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, जो सॉइल है वहाँ पे, जो भी क्रस्ट का एरिया आप देखोगे, टॉप मोस्ट लेयर, तो वहाँ पे आप देखोगे कि वो एब्जॉर्ब हो जाता था, या फिर या तो एब्जॉर्ब हो गया, या फिर अभी और पानी बचा है तो वो इवेपोरेट कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि सनलाइट पड़ेगी अब उसके ऊपर, तो वो इवेपोरेट कर जाएगा। तो सन की हीट कॉजेज इवेपोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर। सन की हीट से क्या बनेंगे? वाटर वेपर्स बनेंगे और वो उड़ के ऊपर चला जाएगा, और जब ऊपर उड़ के जाएगा तो क्या कर देगा? क्लाउड फॉर्मेशन कर देगा। तो छोटे छोटे क्लाउड्स बनते रहेंगे और एक टाइम आएगा ये भी बरस जाएंगे और अगेन रेनफॉल हो जाएगा। सो व्हेन वाटर वेपर कूल्स डाउन इट कंडेंसेस। तो ये वाटर वेपर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, तो आपने लेयर्स पढ़ी थी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर से हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर डिक्रीज करता है। तो जब टेम्परेचर डिक्रीज करता है, नीचे अगर मान लो हम कंसीडर कर लेते हैं 37 डिग्री था, तो ऊपर घट के कितना पहुंच चुका होगा? मान लो 22 डिग्री पहुंच चुका है। ऑल्दो हमने देखा था 6 डिग्री, 0.6 डिग्री का गैप आ जाता है, बट ऐसे ही कंसीडर करके चलते हैं इसको भी। तो आप 37 डिग्री से जब ऊपर की तरफ को जाओगे तो 22 डिग्री तो कम हो गया ना, आपका जो पानी है वो ठंडा हो जाएगा। ऊपर पहुंचते पहुंचते क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो वाटर वेपर नीचे से गए थे वो ऊपर जाके जम जाएंगे और बना देंगे क्लाउड्स। फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड, या फिर सी के ऊपर भी बारिश हो सकती है, या फिर लैंड के ऊपर बारिश हो सकती है, और या तो रेनफॉल होगा, स्नोफॉल होगा, या फिर स्लीट बनेगी। तो हमने प्रेसिपिटेशन देखे थे कि जब लिक्विड फॉर्म में प्रेसिपिटेशन होती है तो उसको हम बोल देते हैं रेनफॉल। तो यहाँ पे वही चीज़ दिखाई है, ये देखो, इस इमेज को ध्यान से देखना, छोटी सी वाटर साइकिल दिखा रखी है। यहाँ पे कोई वाटर बॉडी है, ये वाली, यहाँ पे अब सनलाइट भी पड़ रही है तो इससे इवेपोरेशन हो जाएगी, यानी कि पानी ऊपर की तरफ वाटर वेपर्स की फॉर्म में चलेगा। ऊपर जाते जाते टेम्परेचर डिक्रीज़ कर जाएगा, और टेम्परेचर जब डिक्रीज़ करेगा तो ये सारे के सारे वाटर वेपर आपस में इकट्ठे हो जाएंगे। इकट्ठे होकर क्या बना देंगे? क्लाउड बना देंगे। अब मान लो ये क्लाउड बड़ा होता गया साइज़ में, क्योंकि इसमें तो वाटर वेपर इकट्ठे होते जाएंगे, तो एक टाइम ऐसे आएगा ना, ये होल्ड नहीं कर पाएगा उसको। और मान लो वो कंडीशन आ गई कि ये वाटर वेपर और होल्ड नहीं कर सकता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेनफॉल हो गया। तो रेनफॉल को क्या बोलते हैं हम? प्रेसिपिटेशन का ही टाइप बोलते हैं। तो अगर तो
ये स्नो भी हो सकती है, ये फिर आपका वाटर भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ दैट एरिया। यहाँ पे हम सिर्फ रेनफॉल कंडीशन कंसीडर कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे बारिश होगी, अब कुछ बारिश का पानी जो होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ इन पहाड़ों के बीच में वैलीज बनेगी, यहाँ पे ये छोटी छोटी लेक्स बन जाएंगी, ठीक है। कुछ पानी जो होगा वो इस पहाड़ी की चोटी से नीचे की तरफ को चला जाएगा, और जो चोटी से नीचे की तरफ को जाएगा वो रिवर वगैरह बना देगी, रन ऑफ वाटर से रिवर वगैरह बन जाएगी। तो इस तरह से आप देखोगे कि आपकी वाटर साइकिल चलती है, ठीक है। हमारी अर्थ एक टेरेरियम की तरह है, ठीक है। यहाँ पे एक नई टर्म आ जाती है, दैट इज़ टेरेरियम। नाउ टेरेरियम क्या होता है? एक आर्टिफिशियल एनक्लोजर है फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स, ठीक है। टेरेरियम में आप क्या करते हो, एक आर्टिफिशियल एनक्लोजर बनाते हो ताकि छोटे छोटे हाउस प्लांट्स को रख सकें। तो बोला जाता है कि हमारी अर्थ भी एक नेचुरल टेरेरियम की तरह एक्ट करती है। घर पे तो आपने रखी है वो तो अलग बात है, बट हमारी अर्थ भी एज अ टेरेरियम की तरह एक्ट करती है। सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज एगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे। तो कितने मिलियन ऑफ ईयर्स अगो ये बननी शुरू हो गई थी चीज़ें, तो ये चीज़ें आज भी एग्जिस्ट कर रही हैं, वही पानी आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। वाटर का यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं, जैसे कि इन द इरिगेशन, जो खेती करते हैं वहाँ पे इरिगेशन भी तो करनी पड़ती है। जैसे हरियाणा वगैरह साइड हो गए, पंजाब प्लेन्स हो गए, वहाँ पे क्या करते हैं, इरिगेशन में यूज़ कर रहे हैं। और बोला जाता है कि the water used to irrigate a field in Haryana may have flowed down the Amazon river 100 years ago। अब बोला जाता है अगर स्पेसिफिक केस हरियाणा का लेके चलें तो वहाँ पे आप नोटिस करोगे कि जो वो लोग पानी यूज़ कर रहे हैं फॉर द इरिगेशन, वो एक टाइम पे अमेजॉन रिवर का हुआ करता था 100 years ago। तो मेजर जो सोर्स है आपको फ्रेश वाटर का मिलेगा वो कहाँ कहाँ से मिलेगा, रिवर से मिल जाएगा, पॉन्ड से मिलेगा, स्प्रिंग से मिल सकता है, ग्लेशियर से मिल सकता है। ओशन बॉडी में भी पानी होता है, बट दिक्कत क्या आती है, उसको हम पी नहीं सकते। क्यों नहीं पी सकते? बिकॉज ऑफ वेरी हाई सेलिनिटी, सॉल्ट कंटेंट उसमें बहुत ज़्यादा होता है। और जो ओशंस का पानी होता है दैट इज़ वेरी सॉल्टी, या फिर इसको सलीन भी बोल देते हैं। सलीन कंडीशन, हैलो अगर आपको कहीं शब्द दिख जाए ना, हैलो, हैलो इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द सॉल्ट, ठीक है। तो जैसे आपने पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, उसमें बोलते हैं हैलोजन्स। हैलोजन्स में आते हैं आपके जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये सारे कंपाउंड्स। ये नहीं अभी आपने करना, बट ठीक है ना। तो ओशन बॉडीज़ में आपके देखोगे कि सॉल्ट वाटर होता है। फ्रेश वाटर कहाँ से मिला आपको, रिवर से मिल जाएगा, पॉन्ड से मिलेगा, स्प्रिंग से, और अल्टीमेटली जो आपकी पेरिनियल रिवर्स हैं उनमें कहाँ से आएगा, फ्रॉम द ग्लेशियर्स। यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको सीज दिखा रखे हैं, लेक्स दिखा रखी हैं, एंड रिवर्स दिखा रखी हैं वर्ल्ड की। मैं आपको दूसरी इमेज पे दिखाती हूँ, अभी ये टिल्टेड है इस वजह से। नाउ सॉल्ट तो बोल दिया डिजॉल्व है ओशन वाटर के अंदर, और जो मोस्टली सॉल्ट होता है वो आपका सोडियम क्लोराइड होता है। जो कॉमन टेबल सॉल्ट आप यूज़ करते हो ना, कॉमन टेबल सॉल्ट, वो जो नमक आप यूज़ करते हो वही नमक आपको यहाँ समुद्रों में मिलता है। तो उसी की हेल्प से तो फिर वो नमक सप्लाई करते हैं बाय फिल्ट्रेशन एंड ऑल, तो वहीं से वो सारा सॉल्ट आपके घरों पे पहुँचता है, जिसको आप खाने के लिए यूज़ करते हो। कौन सा? सोडियम क्लोराइड। सोडियम का साइन होता है या सिंबल होता है Na, ये है आपका सोडियम, और क्लोराइड आ गया क्लोरीन, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा 17, सोडियम का आ जाएगा 11। स्टेट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चीज़ें, तो ध्यान में रखना। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़, उससे पहले आप देख लो कुछ इंपॉर्टेंट सी लेक्स वगैरह, ठीक है। ये इमेज देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको काफ़ी सारी लेक्स दिखेंगी। सी तो आपने कर लिए थे, ये बीच में तो अटलांटिक सी है, सॉरी अटलांटिक ओशन है, ओशन आपने कर लिए थे। अभी हम छोटी छोटी बॉडीज़ की बात करेंगे। तो जैसे कि ये बीच में अटलांटिक ओशन था, इस तरफ आपको पैसिफिक ओशन मिलेगा, यहाँ पे इंडियन ओशन था, ऊपर आर्कटिक ओशन था, नीचे आपने देखा था सदर्न ओशन। तो आज हम बात कर लेते हैं पहले लेक्स की, जो पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे लेक्स मिलती हैं, कैसे बनी वो नहीं आपने आज करना, आज आपने सिर्फ उनकी लोकेशंस देखनी है। तो कैसे देखोगे, तो देखो ये तो एक 5 का ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है। पहले नॉर्थ अमेरिका चलते हैं, आप कॉन्टिनेंट देख चुके हो, दिस इज़ नॉर्थ अमेरिका, दिस इज़ साउथ अमेरिका, एंड यहाँ पे आ जाता है आपका अफ्रीका। अफ्रीका के ऊपर है ये यूरेशिया, या फिर इस तरफ यूरोप आ जाएगा, आगे आ गया एशिया, और नीचे जाओगे तो ये आ गया ऑस्ट्रेलिया। और एक और देखा था हमने जिसको 8th कंसीडर कर लेते हैं, वो था आपका जीलैंडिया, ठीक है। एनीवेज ये आप सारी चीज़ें कर चुके हो। अब आ जाओ सीज इन लेक्स के ऊपर कौन कौन सी लेक्स यहाँ पे दिखाई गई हैं। पहले नॉर्थ अमेरिका की देख लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका अगर आप जाते हो तो यहाँ पे लेक सुपीरियर, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट से नाम है, ये कलर चेंज कर लेती हूँ, ये वाला। तो आपने एक लेक सुपीरियर देखी होगी, ठीक है। ये कहाँ पे है आपके नॉर्थ अमेरिका में। लेक ह्यूरॉन, ये भी कहाँ पे है नॉर्थ अमेरिका में। और एक है लेक एनी, ठीक है, ये भी कहाँ पे है आपकी जो नॉर्थ अमेरिका में। देन मिचिगन, ये भी कहाँ पे है नॉर्थ अमेरिका में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स बनाती है। तो एक ओंटारियो करके भी है। दीज आर द ग्रेट लेक्स,
ठीक है, दीज आर कंसीडर्ड एज ग्रेट लेक्स। क्यों बोला गया इनको ग्रेट लेक्स? क्योंकि जो वाटर की डिपेंडेंसी है नॉर्थ अमेरिका के ऊपर वो कहाँ पे है? इन्हीं लेक्स के आसपास है। सुपीरियर होगी आपकी, मिचिगन होगी, ह्यूरॉन होगी, ओंटारियो होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो आती हैं आपकी वो ग्रेट लेक्स के अंदर आ जाती हैं। तो कहाँ पे हैं ये सारी? तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। लोकेशन याद रखनी है, नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट लेक्स हैं। पहली बात तो ग्रेट लेक्स का पता होना चाहिए कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर। और उसके अलावा कौन कौन सी हैं तो वो भी थोड़े से नाम ध्यान में रखने हैं। एक आ जाती है आपकी ह्यूरॉन, एक आ गई मिचिगन, एक आ गई एरी, और एक आ गई आपकी सुपीरियर, ओंटारियो। तो 5 लेक्स आ जाती हैं इसके अंदर, इनको याद रख लेना। सुपीरियर, ह्यूरॉन, ये अभी याद कर लो ताकि आगे याद ना करने पड़े, ओंटारियो, मिचिगन और साथ में एरी। ये है आपकी ग्रेट लेक्स। कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में है। देन आती है ग्रेट स्लेव लेक, ये भी नॉर्थ अमेरिका में है। ग्रेट बियर लेक, ये भी कहाँ पे है? अमेरिका में है। जस्ट इसकी अपीयरेंस बियर लाइक है, दैट्स वाई इसका नाम पड़ा है ग्रेट बियर लेक। उसके बाद आती है लेक निकारागुआ। लेक निकारागुआ आपको सेंट्रल अमेरिका में मिलेगी, लेक निकारागुआ। देन लेक सेंट्रल इंडिया बोल दिया आई थिंक, है ना, सेंट्रल अमेरिका होगा, लेक निकारागुआ, ठीक है। उसके बाद आती है लेक माराकाइबो। लेक माराकाइबो आपके साउथ अमेरिका में आ जाएगी। लेक टिटिकाका, लेक टिटिकाका भी कहाँ पे आएगी? साउथ अमेरिका के अंदर आ जाएगी। अब चलते हैं यूरोपियन कॉन्टिनेंट के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखोगे पहले आती है लेक लाडोगा। लेक लाडोगा आपकी आती है यूरोप में। लेक जेनेवा, जेनेवा आपको पता है बहुत सारी चीज़ों के ये हेडक्वार्टर भी हैं यहाँ पे। तो लेक जेनेवा ये भी कहाँ पे आ गई? यूरोप के अंदर। कैस्पियन सी अगेन यूरोप, डेड सी अगेन यूरोप। डेड सी का जो सैलिनिटी कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है। इस पर अगर कोई इंसान बैठा होता है तो वो न्यूज़पेपर भी आराम से पढ़ लेता है, बिकॉज वो फ्लोट ही करते रहते हैं ड्यू टू वेरी हाई सैलिनिटी। यहाँ पे कैस्पियन सी है, एराल सी है, तो ये सारी आपकी यूरोप में देखने को मिलेगी। अब आती है इधर एशिया वाले एरिया में आ जाओ, लेक बाइकाल। नीचे आती है कुंगई लेक, ठीक है। लेक बाइकाल ये आपके ओरेशिया वाले पार्ट में मिल जाएगी। लेक कुंगई ये आपको चाइना में मिल जाएगी। एक नीचे आ जाओ, अब देखो कोरियन वाला जो एरिया है, कोरियन पेनिनसुला, वहाँ पे आपको टॉनले सैप लेक मिलेगी। लेक टोबा आपको मिलेगी साउथ ईस्टर्न रीजन में। एंड नीचे जाओगे तो लेक आयरी, एक थी एरी, ERIE, ये नॉर्थ अमेरिका में थी। यहाँ पे आयरी है, EYRE, ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी लेक्स थी जिनके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा रिवर्स तो आपको पता है, गंगा सिस्टम कहाँ पे चलता है अपना? इंडिया के अंदर। ब्रह्मपुत्रा भी इंडिया के अंदर। इंडस होती तो ओरिजिनेट मानसरोवर से है पर पाकिस्तान में चला जाता है, मेजर रीज़न, ठीक है। उसी तरह से झेलम, चनाब, ब्यास, रावी, ये सारी कहाँ पे देखते हैं हम? इंडिया के अंदर। वैसे ही पेनिनसुलर रिवर भी बहुत सारी हैं, कृष्णा रिवर, महानदी रिवर, नर्मदा रिवर, तापी रिवर, कावेरी रिवर, कृष्णा रिवर, तो ये सारी कहाँ पे आ जाती हैं? इंडिया के अंदर आ जाती हैं। कुछ अरेबियन सी में चली जाती हैं, कुछ बे ऑफ बंगाल में, पर मोस्ट ऑफ आप देखोगे बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, ठीक है। उसी तरह से ये तो होगी फर्स्ट इंडिया की जो रिवर्स थी इंपॉर्टेंट वो सारी। ऑस्ट्रेलिया की भी आपको यहाँ पे देखेगी डार्लिंग रिवर, ठीक है। डार्लिंग रिवर ये कहाँ पे आ जाती है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर आ जाती है। उसी तरह से अगर और आपको देखनी है, ये देखो एक लेक विक्टोरिया भी याद रखना, ये आपकी अफ्रीका में है। आई थिंक अफ्रीका की लेक स्किप होगी, वो देख लेते हैं एक बार दोबारा से। पहले रिवर्स देख लो जो इंपॉर्टेंट है। एक आती है आपकी अमेजॉन रिवर, ये कहाँ पे मिलेगी आपको? साउथ अमेरिका में। अमेजॉन के जंगल भी हैं वहाँ पे, तो वहाँ से याद रख लेना इसको, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी लेक्स हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। एक नाइल रिवर आती है जो कि इजिप्ट के आसपास एरिया यहाँ से चलना शुरू करती है, तो दिस इज़ योर नाइल रिवर, इसको भी याद रखना। तो ये इंपॉर्टेंट सी रिवर्स थी। एक बार देख लो जो आपका 1 सेकेंड, जो आपकी अफ्रीका की थी, ये देखो लेक विक्टोरिया, दिस इज़ लेक विक्टोरिया, वेरी इंपॉर्टेंट। लेक तंगनाइका, लेक तंगनाइका ये कहाँ पे है? अफ्रीका में है। लेक छड, छड वाला जो चैड भी जिसको बोलते हैं, तो चैड वाला एरिया अफ्रीका के अंदर ही है, वहाँ पे लाई करेगी। देन लेक मलावी, ये कहाँ पे है? अफ्रीका में है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। फटाफट से एक बार रिवाइज कर लो, ग्रेट लेक्स में क्या क्या आ गई? मिचिगन, सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटारियो, एरी, ये 5 लेक्स बनाती हैं ग्रेट लेक्स। ग्रेट स्लेव लेक भी नॉर्थ अमेरिका में है। ग्रेट बियर लेक भी आपके नॉर्थ अमेरिका में है, बिकॉज उसकी अपीयरेंस बियर लाइक है। देन लेक निकारागुआ सेंट्रल में आ जाएगी। साउथ अमेरिका में 2 इंपॉर्टेंट याद रखनी है, लेक माराकाइबो और लेक टिटिकाका, ठीक है। उसके बाद लेक जेनेवा, लेक लाडोगा, कैस्पियन सी, डेड सी, एराल सी, ये सारे कहाँ पे लाई करते हैं? तो आप देखोगे कि ये सारे लाई करते हैं यूरोप वाले एरिया में, ठीक है। यहाँ पे एक साउथ चाइना सी भी है, दिस इज़ साउथ चाइना सी,
ठीक है, ये सी आ जाता है। लेक बाइकाल देख ली हमने रशिया वाले एरिया में, कुंगई लेक देख ली चाइना वाले एरिया में, टॉनले सैप नीचे कोरिया वाले एरिया में, लेक तोबा ये सारी कहाँ पे लाई कर रही हैं, साउथ ईस्टर्न एरिया में। और लेक आयरी EYRE वाली कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी लेक्स थी जिनके बारे में आपने थोड़ा सा आइडिया रखना है। ये देखो यहाँ पे आपको कैस्पियन सी दिख जाएगा, ठीक है, एराल सी आपने देख ली लोकेशन, यहाँ पे ब्लैक सी दिख जाएगा, यहाँ पे देखो रेड सी दिखेगा। अफ्रीका, ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ना, यहाँ पे सीड से याद रख सकते हो इन कंट्रीज़ को आप, सीड, ठीक है, सोमालिया, और यहाँ पे आ जाता है आपका इथोपिया, एरिट्रिया और जिबूती। तो ये कंट्रीज़ याद रख लेना। तो ये किसको बनाती हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका को, सींग की तरह ये स्ट्रक्चर दिखता है इस वजह से। और इसके ऊपर इजिप्ट के ऊपर वाले एरिया में आप देखोगे मेडिटेरियन सी है, ठीक है। लेक्स आपने ये सारी देख ली। कैरिबियन सी भी है एक, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका के जस्ट ऊपर, इसको बोलते हैं कैरिबियन सी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हैं, इनका ध्यान में रखना थोड़ा सा। और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है वाटर बॉडीज़ की। क्योंकि आप सभी को पता है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो फ्रेश वाटर है हमारे पास वो बहुत कम है इफ़ कंपेयर टू द सॉल्ट वाटर। तो यहाँ पे पहले ये टेबल सा देखो, छोटा सा टेबल दे रखा है आपको, इसमें आपको पूरी क्वांटिटी दी है, कितना वाटर किस फॉर्म में प्रेजेंट है। सबसे पहले ओशन, तो 97.3% जो आपका वाटर मिलेगा वो कैसा है, तो इट इज़ सेलीन वाटर, यानी कि हाई सॉल्ट कंटेंट। जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, दैट इज़ प्रेजेंट इन हाई अमाउंट, 97.3% की इसकी क्वांटिटी रहेगी। फिर 97.3 कट गया ना, तो अब कितना बच गया, अराउंड 3% के आसपास, अप्रॉक्स 2 पॉइंट समथिंग बोल सकते हो। तो उतना बच गया अब आपके पास, इसको कट कर दो ओशन को। आइस कैप्स में 2.0% है। अब देखो 2% तो कहाँ पे चला गया सारा, आइस कैप में। अब बचा अपने पास 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर जो है वो आपका 0.68% है, बहुत कम है। देन यू विल सी फ्रेश वाटर लेक्स में आपका 0.009 है। देन इनलैंड सी और सॉल्ट लेक्स में आप देखोगे 0.009 है। एटमॉस्फेयर के अंदर आप नोटिस करोगे तो 0.0019 है। रिवर्स में आप देखोगे तो 0.0001 है। तो ये सारा कैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका फ्रेश वाटर, ठीक है, ये सारा आपका फ्रेश वाटर आ जाएगा। सो यू कैन सी कि कितनी कम क्वांटिटी में फ्रेश वाटर प्रेजेंट है। तो ज़्यादा तो ग्लेशियर्स में ही है 2%, ग्राउंड वाटर सिर्फ 0.68%, फ्रेश वाटर लेक्स हैं जो 0.009%, इनलैंड सी और सॉल्ट लेक 0.009% अगेन, एटमॉस्फेयर में 0.001, रिवर्स में 0.0001, और इस तरह से बनता है 100% वाटर। सो यू कैन एनालाइज कि ज़्यादा वाटर किस फॉर्म में है, तो सॉल्टी कंडीशन में है, सैलीन कंडीशन में है, और फ्रेश वाटर आपको इतना कम देखने को मिलता है। सैलिनिटी होती क्या है, तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशन इज़ 35 पार्ट्स पर 1000। तो एक वो बना दी जाती है स्केल, एक आपका फ्रेश वाटर होता है ना, फ्रेश वाटर एक होता है ब्रैकिश और एक होता है आपका सॉल्टी, जैसे कि ओशन का। फ्रेश वाटर का बोलते हैं कि इसमें कितना सॉल्ट होता है, तो 0 to 5 ppt के आसपास। ब्रैकिश का होता है 5 to 35 ppt, यानी कि पार्ट्स पर 1000 के आसपास। देन 35 से जो ऊपर होगा उसको बोल देंगे सॉल्टी कंडीशन, ठीक है। ये थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूशन याद रख लेनी है। वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ वाटर, अर्थ का सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। तो अगर आप अर्थ को देखते हो तो हमने देखा था उसको बोलते हैं ब्लू प्लैनेट। क्यों बोलते हैं, बिकॉज 3/4 हिस्सा तो इसका वाटर से कवर्ड दिखता है। इफ़ देर इज़ मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ, वाई डू सो मैनी कंट्रीज फेस सो स्कार्सिटी। पर आप वाटर स्कैसिटी के बारे में सुनते रहते हो, वो क्यों होता है, जब 3/4 वाटर ही वाटर है तो वाटर स्कैसिटी क्यों है, क्योंकि जो हमारी अर्थ के ऊपर वाटर है वो 97.3 सेलीन कंडीशंस में प्रेजेंट है, जिस वजह से हम उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते। सो हेंस वी कैन से कि जो लोग होते हैं वो वाटर स्कैसिटी को फेस करते हैं। यहाँ पे एक डू यू नो वाला फैक्ट देख लो, डेड सी। डेड सी की अगर आपको लोकेशन याद हो, यूरोप में देखा था हमने, यहाँ जैसे प्रेजेंट था, यहाँ पे इस वाले मैप पे नहीं है शो, को दूसरे पे दिखा देती हूँ फटाफट से। ये देखो यहाँ पे दिखाया था डेड सी, ठीक है, ये है, दिस इज़ योर डेड सी। तो ये डेड सी का क्या बताया है, एक इंपॉर्टेंट सा फैक्ट बता रखा है कि इसकी जो सैलिनिटी है ना वो 340 ग्राम्स है पर लीटर ऑफ वाटर। कितनी, 340 ग्राम सैलिनिटी है अगर आप 1 लीटर वाटर ले लेते हो, ठीक है, 1 लीटर वाटर ले लेते हो। यहाँ पे ये मैंने ml में लिख दिया। तो ये बोल रहा है कि तो यहाँ पे अगर आप स्विम करते हो ना, इजराइल के अंदर की बात हो रही है, जब आप यहाँ पे स्विम करोगे यू विल फ्लोट इन इट, बिकॉज सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई है और उस वजह से ये वाटर बहुत ज़्यादा डेंस हो जाता है। तो डेंस हो जाता है तो इस वजह से आप उस पर फ्लोट करते रहोगे इंस्टेड ऑफ सिंकिंग।
तो अब देखो ये कैसे दिखाया हुआ है कि अगर मान लो 9 स्पून आपने आइस वाटर के उठाए हैं, 2 स्पून आपने ग्राउंड वाटर के दिखाए हैं, आधा सा स्पून फ्रेश वाटर का उठाया है फ्रॉम लेक्स, 1 ड्रॉप आपने रिवर की उठाई है. सो दैट्स हाउ यू कैन डिफरेंशिएट कि फ्रेश वाटर कितनी सी क्वांटिटी में प्रेजेंट है. सो देयर इज़ वेरी लेस क्वांटिटी. वाटर जो है बहुत ज़्यादा एसेंशियल है हमारे सर्वाइवल के लिए. वाटर अलोन कैन क्वेंच अवर थ्रस्ट, तो हमारी प्यास को सिर्फ वाटर ही बुझा सकता है. नाउ डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग अ प्रेशियस रिसोर्स व्हेन वी यूज़ वाटर केयरलेसली. तो अगर हम वाटर को केयरलेसली यूज़ कर रहे हैं तो यू कैन सी कि ये न्यूज़पेपर पे आपको आर्टिकल्स मिलते हैं, वाटर सिनेरियो इन अर्बन इंडिया एंड दिल्ली, एवरी ड्रॉप काउंट, वाटर यू ड्रिंक, मैनी मेजर रिवर्स इन डेंजर ऑफ ड्राइंग आउट, रिवर सूख रही हैं, लेक सूख रही हैं, अफ्रीका में भी ये कंडीशंस आती रहती हैं. फिर कुछ मेथड्स आ जाते हैं न्यूज़पेपर के अंदर कि कैसे आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हो, गंगा अमंग 10 डाइंग रिवर्स. तो ये सारी चीज़ें आपको न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में देखने को मिलती हैं. नाउ ओशन सर्कुलेशन. आपने ओशन सर्कुलेशंस में कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, पर उससे पहले ये डू यू नो का एक फैक्ट याद कर लो कि वाटर डे कब सेलिब्रेट होता है. सो वर्ल्ड वाटर डे को सेलिब्रेट किया जाता है ऑन March 22. किसी का बर्थडे होगा वाटर डे के दिन तो ध्यान रखना इस चीज़ को और कसम खा लेना कि वाटर की वेस्टेज नहीं करनी है. व्हेन द बाकियों ने भी खानी है बट जस्ट याद रहे आपको March 22 वर्ल्ड वाटर डे. व्हेन नीड टू कंजर्व वाटर इज रेनफोर्स्ड इन डिफरेंट वेज. ठीक है, उसके बाद आ जाओ ओशन सर्कुलेशन के ऊपर. There is something magical about walking bare feet on the seashore. Wet sand on the beach, the cool breeze, the seabirds, smell of salt in the air and music of waves. Everything is so fascinating. देखो अब जो सी शोर पे गया होगा, बीच पे गया होगा बेसिकली, तो ये सारी चीज़ें आपने फील करी होंगी. ठीक है, बीच जो होता है ठंडा ठंडा होता है, जहाँ पे पानी आ रहा होता है, एक लहर आएगी फिर पीछे जाएगी, फिर से वो खाली हो जाएगा, ठंडी सी सैंड बन जाएगी. ठीक है, तो वो आपने सारी चीज़ें देखी होती हैं सी शोर के ऊपर. फिर उन वेव्स की आवाज़ भी आ रही होती है, तो अल्टीमेटली म्यूज़िक चल रहा है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ना वो सारा. अनलाइक अगर पॉन्ड और लेक के पास जाओगे तो वहाँ पे पानी बिल्कुल शांत होता है, कोई वेव्स नहीं है, बिल्कुल शांत पानी है. वहाँ पे आपको सेरेनिटी फील होती है, बिल्कुल शांति फील होती है. जबकि ओशन वाटर आप देखोगे कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहा है, कभी भी स्टिल नहीं रहता, एक जगह पे नहीं रहता. तो इसी वजह से तो आपको पानी ऐसे ऐसे दिखता है लाइक दिस, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली मूवमेंट में है. तो हम इसी बेसिस पे ओशन सर्कुलेशन को 3 हिस्सों में बांट देते हैं. ओशन सर्कुलेशन को हम 3 हिस्सों में बांट देंगे और वो क्या क्या हैं. सबसे पहले देखेंगे वेव्स. ठीक है, वो वेव्स आती हैं ना, लहरें आती हैं ऐसे ऐसे, तो उनको बोलते हैं वेव्स. एक देखेंगे टाइड्स. आपने देखा होगा कभी कभी वाटर बहुत आगे तक आगे होते हैं, कभी पीछे चला जाता है, तो दैट इज़ टाइड्स. टाइड से आप क्या बनाते हो, टाइडल एनर्जी. टाइडल एनर्जी, तो जैसे ही पानी गिरेगा उस टरबाइन के ऊपर वो रोटेट करेगा और अल्टीमेटली आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है. उसके बाद आप देखोगे ओशन करंट्स. ओशन करंट्स, तो हमने क्या किया, ओशन सर्कुलेशन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया. 1 इज़ वेव्स, सेकंड इज़ टाइड एंड थर्ड वन इज़ ओशन करंट्स. 1 बाय 1 देखते हैं. सबसे पहले देखेंगे वेव्स. तो वेव्स कब बनती हैं. वेव्स आर फॉर्म व्हेन विंड स्क्रैप अक्रॉस द ओशन सरफेस. ठीक है, जब विंड आती है पानी के ऊपर वो एक्ट करती है, तो उस वजह से क्या बन जाती है, वेव. जितनी ज़्यादा विंड होगी उतनी ही ज़्यादा वेव बनेगी. जैसे इमेज में देख सकते हो, ऐसे आपने पानी देखा होगा. कौन उठाता है इसको, तो ये देखो हवा आ रही है इस तरफ से, हवा इसको उठाएगी एकदम से, और जब सी शोर के साथ टकराएगा तो इन द फॉर्म ऑफ वेव आपको दिखाई देगा. तो वेव, व्हेन यू प्लेइंग थ्रो बॉल ऑन द बीच एंड बॉल फॉल्स इनटू द वाटर, व्हाट हैपेंस. इट्स फन टू वॉच हाउ द बॉल गेट वॉश्ड बैक टू द शोर बाय द वेव. ठीक है, तो पानी वो पानी पे चलेगी बॉल, दोबारा से वापस आ जाती है. क्यों, क्योंकि लहरें क्या कर रही हैं, पीछे जा रही हैं, दोबारा से आगे आ रही हैं, पीछे जा रही हैं, दोबारा से आगे जा रही हैं. तो ये कॉन्टीन्यूसली पैटर्न एक आपको देखने को मिलता है. किसकी वजह से, बिकॉज जो वाटर होता है ओशन सरफेस के ऊपर वो राइज करता है फिर फॉल करता है, राइज करेगा फॉल करेगा, राइज करेगा फॉल करेगा. तो इनको हम क्या बोल देते हैं, इन्हीं पैटर्न्स को हम बोलते हैं वेव्स. स्टॉर्म चलता है जिस दिन, तो विंड जो होती है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, तो वेव्स भी क्या बनती है, बड़ी बड़ी वेव्स बनती हैं. दे मे कॉज ट्रिमेंडुअस डिस्ट्रक्शन. इससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकती है. एन अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर. तो अगर अर्थक्वेक वाली कंडीशन बनती है या फिर वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, कोई अंडर वाटर लैंड स्लाइडिंग हो जा रही है, तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ओशन वाटर शिफ्ट कर सकता है. एज अ रिजल्ट बहुत बड़ी बड़ी टाइडल वेव्स निकल के आएंगी और जो कि रूप ले लेती हैं सुनामी का. और सुनामी आप सोच सकते हो कितनी ऊंची जाती है, अराउंड 15 मीटर. 15 मीटर तक उसकी हाइट चली जाती है. तो यू कैन इमेजिन कितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं सुनामीज़.
लार्जेस्ट सुनामी जो है अभी तक देखी गई है वो 150 मीटर हाई देखी गई है। ये जो वेव्स होती हैं दे ट्रेवल एट अ स्पीड मोर देन 700 किलोमीटर, 700 किलोमीटर से भी ज़्यादा की स्पीड ये पकड़ लेती हैं, 700 किलोमीटर पर आवर की ज़्यादा स्पीड पकड़ लेती हैं। सुनामी ऑफ 2004 जिसने बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज किया था इन कोस्टल एरियाज़ ऑफ इंडिया, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हमने देखा था मैप के ऊपर कि उसके नीचे एक साउथ जो सदर्न मोस्ट पार्ट है हमारे इंडिया का, लैंड मास है हमारे इंडिया में, उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, और ये जो है दैट इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो 2004 की जब सुनामी आई थी हमारे कोस्टल एरियाज़ काफ़ी हिट हुए थे, तो उस टाइम पे जो ईस्टर्न कोस्टल एरियाज़ थे उस टाइम पे ये जो इंदिरा पॉइंट था ये सबमर्ज कर गया था। सुनामी जो है एक जापानीज़ वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स, यानी कि डिस्ट्रक्शन कॉजिंग वेव्स, डिस्ट्रॉय व्हेन एवर देयर इज़ सुनामी। तो डिस्ट्रक्शन ही होती है जब भी सुनामी आती है। दोबारा से वही केस बताया हुआ है, ऑल्दो ये स्टोरी हम एक बार पढ़ चुके थे कि जो सुनामी है या फिर जिनको हार्बर वेव भी बोला जाता है, बहुत ज़्यादा इंडियन ओशन में उन्होंने इसने क्या किया था, डिस्ट्रक्शन कॉज करी थी ऑन 26 ऑफ दिसंबर 2004। ये जो वेव्स थी ये किस वजह से आई थी, बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। तो जो एपी सेंटर था इसका वो वेस्टर्न सुमात्रा इस तरफ है ना आपका, इधर इंडिया आ गया, इस तरफ आपको सुमात्रा मिलेगा सदर्न ईस्ट में। तो जो इस अर्थक्वेक का एपी सेंटर था ना, एपी सेंटर तो हमने कुछ टर्म्स देखी थी ना, हाइपो सेंटर जिसको फोकस भी बोलते हैं, और फिर जहाँ से ये वेव्स ओरिजिनेट करेंगी सरफेस पे जब सबसे पहले पहुँचेंगी वहाँ पे बनेगा एपी सेंटर, फिर पी वेव एस वेव वो सारी हमें ऐसे ट्रैवल करती हुई दिखेंगी। तो जो एपी सेंटर था वो सुमात्रा के वेस्टर्न पार्ट पे आया था उस टाइम पे, और उस एपी सेंटर की वजह से पानी वाला एरिया ही था उसके ऊपर। सो जो मैग्नीट्यूड था अर्थक्वेक का वो भी 9.0 था, तो हम वैल्यूज़ देख चुके थे रिक्टर स्केल के ऊपर। तो उसमें हमने देखा था कि जो 7.0 होता है उसके ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स होते हैं। तो इसकी वैल्यू आई थी 9.0। तो इंडियन प्लेट जो थी इट वेंट अंडर द बर्मा प्लेट। बर्मा प्लेट आपको पता होगा ना, कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी, ओशनिक प्लेट्स होगी, ये कॉन्टीन्यूसली एक दूसरे के ऊपर कभी कन्वर्ज कर रही होती हैं, कभी डाइवर्ज कर रही होती हैं, या फिर कभी ये प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जा रही होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, जो आपकी इंडियन प्लेट है ना, द इंडियन प्लेट क्या कर रही थी उस टाइम पे, मूवमेंट कर रही थी अंडर द बर्मा प्लेट। बर्मा प्लेट कहाँ पे मिलेगी, म्यांमार वाले एरिया में, पहले बर्मा बोलते थे उसको। तो जो इंडियन प्लेट थी ये किसके अंडर चली गई थी, बर्मा प्लेट के अंदर। तो सडन मूवमेंट हुई सी के अंदर, सी फ्लोर के अंदर, कॉजिंग द अर्थक्वेक। अब देखो बाई चांस आपसे क्या होता है, कोई ग्लास लिया आपने, पानी डाल दिया उसमें, अब एकदम से आपसे वो ऐसे गिरने लगा, फिर आपने पकड़ लिया उसको, तो पानी क्या करता है, एकदम से ऐसे झाले मारेगा ना, एकदम से पानी अगर मान लो इस तरफ को टिल्ट हो गया तो इस तरफ को सारा पानी चला जाएगा। तो सेम हैपेंड, जैसे ही इंडियन प्लेट आपकी बर्मा प्लेट में गई तो पानी नीचे को आएगा ना एकदम से, तो वही यहाँ पे हुआ। और ओशन फ्लोर जो था वो डिस्प्लेस कर गया 10 to 20 मीटर और टिल्ट हो गया डाउनवर्डली डायरेक्शन में, नीचे को गया ना तो डाउनवर्ड टिल्ट हो गया। ह्यूज मास ऑफ ओशन वाटर फ्लो टू फिल द गैप दैट वॉज बीइंग क्रिएटेड बाय द डिस्प्लेसमेंट। अब इतना एरिया जब नीचे धंस गया था 10 से 20 मीटर, तो उसको कंपनसेट भी तो करना था। एकदम से बहुत सारा पानी बर्मा वाले एरिया से आया और कहाँ पे जाने लगा, वो जो प्लेट नीचे को खिसकी थी जिसकी वजह से वाटर भी नीचे हो गया था, तो उसको कंपनसेट करने के लिए, और जिसकी वजह से क्या हुआ, दिस मार्क द विदड्रॉल ऑफ वाटर मास फ्रॉम द कोस्ट लाइन ऑफ लैंड मासेज इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। सारे क्या करने लगे, वाटर कंपनसेट करने लगे, बिकॉज ये प्लेट नीचे जा चुकी थी। और जब ये प्लेट नीचे जा चुकी थी तो इसको कंपनसेट करने के लिए हर तरफ से पानी आया, और पानी जो आया रश बैक टुवर्ड द कोस्ट लाइन, और जिससे सुनामी बन गई विच वॉज ट्रेवलिंग एट अराउंड स्पीड ऑफ 800 किलोमीटर पर आवर। सोच लो 800 किलोमीटर वो पर आवर मूव कर रही थी, कंपेयर टू द स्पीड ऑफ कमर्शियल एयरक्राफ्ट, एंड कम्प्लीटली वॉश्ड अवे। तो बहुत सारे आइलैंड्स जो थे इंडियन ओशन में वो वैनिश हो गए, जैसे कि इंदिरा पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज ये इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, इस वजह से भी इसकी एक इम्पॉर्टेंस है। और दूसरी बात, ये कहाँ पे है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, तो ये पूरी तरह से सबमर्ज कर गया। एज वी मूव फ्रॉम अर्थक्वेक एपिसेंटर फ्रॉम सुमात्रा टुवर्ड अंडमान आइलैंड एंड श्रीलंका, वेव लेंथ जो थी वो फिर आगे डिक्रीज करती गई, और डिक्रीजिंग डेप्थ ऑफ वाटर, जो ट्रेवल स्पीड थी वो डिक्लाइन करती है फ्रॉम 700 to 900 किलोमीटर पर आवर, लेस देन 70 किलोमीटर पर आवर पे अब आ चुकी थी। जो सुनामी की वेव थी दैट वॉज ट्रेवलिंग अप टू अ डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर तक वो ट्रेवल कर रही थी। फ्रॉम द कोस्ट किलिंग मोर देन 10,000 पीपल मर गए थे, लैक ऑफ हाउसेज डिस्ट्रॉय कर गए। इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा वर्स्ट इफेक्ट देखने को मिला था, स्पेशली इन द आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये जितने भी स्टेट्स नीचे वाले एरिया में थे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुए, स्पेशली द कोस्टल वाले, और ईस्टर्न पार्ट के ज़्यादा हुए। आंध्र प्रदेश,
फिर नीचे तमिलनाडु, और यहाँ साइड पे केरला का हिस्सा, और ऊपर की तरफ पुडुचेरी। पुडुचेरी आपको यहाँ तमिलनाडु के पास में मिल जाएगा। तो ये सारे काफ़ी ज़्यादा एरिया जो थे, पुडुचेरी इज़ अ डिफरेंट, आपको पता है, तो वो सारे एरियाज़ जो थे काफ़ी ज़्यादा हिट हुए अलॉन्ग विद द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हुई थी? एक सुनामी की वजह से, विच हैपेंड इन 2004। वाइल अर्थक्वेक कांट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस। क्यों? क्योंकि इससे प्रोड्यूस होती हैं इंफ्रासोनिक वेव्स, और इंफ्रासोनिक वेव्स जो होती हैं बहुत लाइट वेव्स होती हैं जिनका पता नहीं चलता कि कब आके चलेगी, ठीक है। सच अर्ली वार्निंग सिस्टम आर इन प्लेस अक्रॉस द पैसिफिक ओशन, बट नॉट इन द इंडियन ओशन। तो जो सुनामीज़ हैं इंडियन ओशन में इसी वजह से कम होती हैं, और ओशन की जब सिस्मिक एक्टिविटी होती है दैट इज़ लेस इफ़ कंपेयर टू द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन का अगर आपको पता हो तो वहाँ पे एक बनती है रिंग ऑफ फायर। क्यों बनती है? बिकॉज वहाँ पे एक तो सिस्मिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से जो आपका जापान आ जाता है साइड में, तो जापान में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक भी आते हैं, बहुत ज़्यादा सुनामी भी आती है, बिकॉज ये कॉन्टीन्यूसली वो प्लेट्स नीचे जा रही हैं, नीचे जा रही हैं, पानी कंपनसेट होने लगता है, और जब कंपनसेट होता है तो सुनामी वहाँ पर एकदम से आ जाती है। तो वहाँ पर तो अर्थक्वेक ऐसे होता है कि बस ख़त्म, ठीक है। तो इस तरह से आपको सुनामी का कुछ व्यू दिखेगा, ये आपको डिस्ट्रक्शन दिखेगी साइड में, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा जो है डिस्ट्रक्शन कॉज करती है सुनामी। तो ये साउथ और साउथ ईस्ट एशियन कोस्ट की पिक्चर्स ली गई हैं, सॉरी पिक्चर्स नहीं, केस बताया गया है। विच वॉज मोस्ट डिवास्टेटिंग सुनामी इन लास्ट 1000 years, 100 years, लार्ज डैमेज कॉज टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो सारी चीज़ें वहाँ पे डैमेज कर गई थी। और जो अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है ना कि पहले पता चल जाए सुनामी आ रही है, उस टाइम पे उसकी भी कमी फील हुई कि इंडियन ओशन में पता भी नहीं चला कि इतनी बड़ी सुनामी आने वाली है। फर्स्ट इंडिकेशन दैट सुनामी इज़ अप्रोचिंग इज़ रैपिड विदड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम द कोस्टल रीजन। अच्छा देखो, जब सुनामी आनी होती है ना तो ये पानी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अभी ये पानी यहाँ पे नहीं रहता, एकदम से बड़ा पीछे तक चला जाएगा। इसका मतलब ये हो जाता है कि सुनामी आ रही है, पर वो उसी टाइम पता लगेगा। आपने वीडियोस भी देखी होंगी, वो बड़े खुश होते हैं लोग कि ये पानी पीछे चला गया, और एकदम से फिर क्या आती है, एक बड़ी सी लहर बन के आती है टू सेवरल मीटर्स। तो इसका मतलब था कि सुनामी आ रही थी, ठीक है। बीच वगैरह एकदम खाली से हो जाते हैं, एकदम से पानी बहुत पीछे चला जाता है। अल्टीमेटली वहाँ पे क्या आने वाली होती है? सुनामी आने वाली होती है। तो दैट इज़ द अर्ली वार्निंग सिस्टम। एक तो वो चीज़ है, उसी को देख के फिर जापानीज़ क्या करते हैं, अलार्म सेट करके रखते हैं। जैसे ही वो पानी पीछे दिखता है तो फटाफट से अलार्म बजाए जाते हैं, ऑल्दो इसके पहले पता नहीं चलती चीज़ें। तो जो फर्स्ट इंडिकेशन होती है सुनामी की वो यही होती है कि वाटर एकदम से पीछे जाएगा, और फॉलोड बाय द डिस्ट्रक्टिव वेव्स, फिर एकदम से बड़ी बड़ी वेव्स आएंगी। व्हेन दिस हैपेंड ऑन द कोस्ट, इंस्टेड ऑफ पीपल गोइंग टू हाई ग्राउंड दे स्टार्टेड असेंबलिंग एट द कोस्ट टू व्यू द मिरेकल। ये वही चीज़ लिखी है कि वो इंटरेस्टिंग लगता है चीज़ कि क्या होने लगा। एज अ कॉन्सिक्वेंस देयर वॉज अ लार्ज कैजुअलिटी ऑफ क्यूरियस ऑनलुकर्स व्हेन द जाइजेंटिक वेव सुनामी स्ट्रक। तो लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या ये इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, देखने में इंटरेस्टिंग लगता है, पर जब पीछे से वेव्स आती हैं ना वो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची, तो फिर पता लग जाता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। नाउ वी विल सी टाइड्स। टाइड में क्या होता है? रिदमिक राइज और फॉल होगा ओशन वाटर का ट्वाइस इन अ डे। एक दिन के अंदर आप देखोगे कि रिदमिक क्या होगा, राइज और फॉल होगा ओशन वाटर का ट्वाइस इन अ डे, उसको बोलते हैं टाइड। हाई टाइड होते हैं जब मतलब वाटर कवर ज़्यादा होगा शोर के ऊपर, हाईएस्ट लेवल पे होगा। लो टाइड कब होंगे? यानी कि पानी पीछे चला गया है, वाटर फॉल टू इट्स लोएस्ट लेवल, और शोर से पीछे की तरफ चला गया है। यहाँ पे इसको समझने के लिए आपको सिर्फ ये 3 इमेजेस ध्यान देनी है। अब देखो यहाँ पे हम 3 लोगों को लेंगे, कौन कौन? एक हमारे सन, सूर्य देवता, एक अपनी अर्थ, और तीसरा होगा मून। यही चीज़ें पढ़ते हैं ना हम एक्लिप्स के लिए भी, ग्रहण वगैरह पढ़ना होता है तो यही चीज़ें पढ़ते हैं। तो यही टाइडल की मूवमेंट को भी कंट्रोल करते हैं। कैसे करेंगे? देखो, अर्थ और सन तीनों केसेस में आमने सामने रहेंगे। जो मून होगा ना वो घूमेगा, किसके अराउंड घूमेगा? तो अर्थ के अराउंड घूमेगा। पहले देखेंगे नीप टाइड। नीप टाइड का मतलब है जो मून होगा वो परपेंडिकुलर फॉर्म में होगा, इस तरह से। तो जब नीप टाइड होगा ना तो आप नोटिस कर सकते हो कि जो अर्थ है इसके टाइड ज़्यादा कहाँ पे बन रहे हैं? पोल्स वाले एरिया में बन रहे हैं, ठीक है। जो ग्रेविटेशनल पुल होगा ना मून का, वो पानी को अपनी तरफ खींचेगा। कहाँ पे खींचेगा? तो पोल्स वाले एरिया में खींचेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं नीप टाइड। जब आपका पानी इक्वेटर पे ना ज़्यादा होके यहाँ पे टाइड ना बनाए, कहाँ पे बनाएगा? पोल्स के पास में बनाएगा, तो उस कंडीशन को बोलेंगे नीप टाइड। क्यों खींच रहा है अपनी तरफ? बिकॉज मून जो है वो ज़्यादा नज़दीक है सन के कंपैरिजन में टू द अर्थ। तो इस तरह से ये क्या करेगा? अपनी तरफ को इस पानी को खींचेगा। ये जो बल्जिंग सी दिखाई है ना, वो ब्लू कलर की अंदर अर्थ है, और ये बाहर ग्रे कलर का जो मैटर दिख रहा है दैट इज़ वाटर। तो ये क्या करेगा? अपनी तरफ को इसको खींचेगा, और जब मून अपनी तरफ को खींचेगा तो यू विल सी अ बल्ज।
तो यहाँ पे आप टाइड देखोगे कि पोल्स की तरफ ज़्यादा दिखेंगे। देन स्प्रिंग टाइड, स्प्रिंग टाइड में देखो एक लाइन बनेगी, दोनों ही केसेस में एक सीधी लाइन बनेगी, या तो मून सन और अर्थ के बीच में आ जाएगा या फिर अर्थ के पीछे चला जाएगा। दो कंडीशन बनेंगी जब आपको अर्थ सन मून एक ही लाइन में दिखेंगे, या तो मून सन और अर्थ के बीच में आ जाए या फिर अर्थ के पीछे चला जाए, तो यहाँ पे बनेंगे स्प्रिंग टाइड। अब यहाँ पे जो वाटर की आप देखोगे टाइड्स बनेंगे वो कहाँ पे बनेंगे, इक्वेटर वाले एरिया में। ये देखो इक्वेटर वाले एरिया में क्या होगा, जो टाइड होंगे वो मैक्सिमम लेवल पे होंगे इस टाइम पे शोर्स पे। दोनों ही कंडीशंस में ये होगा क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल अगेन कौन लगा रहा है, मून लगा रहा है, तो दोनों इक्वेटर की तरफ आप देखोगे कि बल्जिंग सी प्रोड्यूस हो जाएगी। सेम इज़ द केस हियर, यहाँ पे भी क्या करेगा, मून अगेन इस पानी को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये इन टाइड्स को बोलते हैं स्प्रिंग टाइड। तो नीप टाइड का मतलब है जब पानी ऊपर की तरफ पोल्स की तरफ ज़्यादा आएगा। स्प्रिंग टाइड का मतलब है जब एक सिंगल लाइन में आएंगे। तो बस परपेंडिकुलर और सिंगल लाइन याद रख लो। परपेंडिकुलर बनाएगा नीप टाइड, यानी कि नीप टाइड कहाँ पे बनेंगे, पोल्स वाले एरिया में। स्प्रिंग टाइड में आप देखोगे कि एक सीधी लाइन पे है और इक्वेटर के ऊपर आपको पानी बल्ज करता हुआ दिखेगा, यानी कि जो पानी का लेवल है वो शोर के ऊपर बहुत ज़्यादा होगा। तो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल होता है एक्सर्टेड बाय द सन एंड मून, दोनों इसके ऊपर अर्थ के सरफेस के ऊपर अपना ग्रेविटेशनल पुल लगाएंगे विच कॉजेज टाइड्स। तो जो टाइड्स होते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून। ठीक है, जो वाटर होता है अर्थ का दैट इज क्लोजर टू द मून गेट पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मून्स ग्रेविटेशनल। अब आप नोटिस कर रहे हो कि जो मून की ग्रेविटेशनल पुल है वो ज़्यादा लग रही है इफ़ कंपेयर टू द सन का ग्रेविटेशनल पुल। इस वजह से जो आप पानी देखोगे वो देखोगे कि इट विल मूव टुवर्ड द मून। क्यों? क्योंकि इसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जिसकी वजह से हाई टाइड होंगे। तो जिस भी साइड मून प्रेजेंट होगा उस तरफ आप देखोगे टाइड्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा हाई होंगे। तो जब फुल मून होता है या फिर न्यू मून डे होता है, या तो पूर्णिमा होती है या फिर अमावस्या होती है। फुल मून का मतलब है पूर्णिमा, न्यू मून डे का मतलब है अमावस्या। तो जो सन मून और अर्थ होते हैं एक लाइन पे आ जाते हैं। तो मतलब फुल मून के दिन या फिर न्यू मून के दिन आप देखोगे कि जो सन अर्थ और मून होते हैं वो एक सेम लाइन पे आ जाते हैं। तो मतलब इस कंडीशन में जो टाइड्स होंगे दे विल बी हाईएस्ट। और जब टाइड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे इस कंडीशन को हम बोल देते हैं स्प्रिंग टाइड। बट व्हेन मून इज़ इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, बट जब मून अपने फर्स्ट, हमने कुछ क्वार्टर्स देखे थे लास्ट के 6th क्लास में देखे थे, ऐसे मून होता है, फुल मून होता है, फिर वेनिंग मून बनता है, ठीक है, फिर दोबारा से ये और ज़्यादा वेन करता है, फिर यहाँ पे न्यू मून बनता है, फिर से वेनिंग मून बनता है। तो यही बात यहाँ पे बोली गई है कि जो मून होता है जब अपने फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होता है तो जो ओशन वाटर होता है इट गेट विदड्रॉ डायगनली ऑपोजिट डायरेक्शन में बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून रिजल्टिंग इन लो टाइड्स। जो ऊपर वाली आपको कंडीशन देखने को मिल रही है, यानी कि इक्वेटर के पास में देखेंगे ना हम तो यहाँ पे अभी लो टाइड्स होंगे। तो इनको बोलते हैं नीप टाइड। तो यानी कि अब पोल्स पे कौन रह रहा है, कोई नहीं है ना। आर्कटिक रीजन पे, अंटार्कटिक रीजन पे थोड़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है। ज़्यादा कहाँ पे मिलेगी आपको, इक्वेटोरियल से लेके जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, टेम्परेट आती है, तो आप देखोगे इक्वेटोरियल के आसपास में देखोगे। ठीक है, साउथ लैंड मास जो है अपना वो ज़्यादा नॉर्थ वाले हेमिस्फेयर में है इफ़ कंपेयर टू द साउथ हेमिस्फेयर। तो जब पोल की तरफ ज़्यादा स्विच कर गए हैं इस टाइम पे टाइड्स, तो हम यही बोलेंगे ना कि अभी टाइड नहीं दिखेंगे क्योंकि वो तो पोल्स वाले साइड है। तो उनको बोल देते हैं नीप टाइड, यानी कि लो टाइड्स, कम टाइड्स होते हैं। अब ये टाइड किस चीज़ में हेल्प करते हैं, तो जब हाई टाइड्स होंगे ना ये नेविगेशन में हेल्प करेंगे, क्योंकि अब जो शिप्स होंगी, बड़े बड़े क्रूज़ होंगे, वो क्या करेंगे, वाटर लेवल अब शोर के पास में है तो इजीली पहुंच जाएंगे। तो हार्बर के पास ज़्यादा इजीली पहुंच जाते हैं शिप। तो हाई टाइड जो होता है वो फिशिंग में भी हेल्प करता है। अब देखो जब पानी का लेवल हाई है, एक पानी की कंडीशन ये हो रखी है, एक की ये हो रखी है, मान लो ये लो टाइड्स है, यहाँ पे हाई टाइड्स है, तो अब जो सी के अंदर एक्वेटिक एनिमल्स होंगी, फिशेज होंगी, वो भी क्या करेंगे, ऊपर आ जाएंगी ना। तो यहाँ पे जब नेट फेंकेंगे मछुआरे तो वो इजीली फिशेज को कैच कर सकते हैं। तो मोर फिशेज विल कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड। दिस एनेबल्स फिशरमैन टू गेट अ प्लेंटीफुल कैच। तो ये जो राइज एंड फॉल हो रहा है वाटर का टाइड की वजह से, वो उसको यूज़ किया जाता है टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, और उसको क्या नाम दे देते हैं हम, टाइडल एनर्जी की। यानी कि अब देखो ये टाइड क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रहे हैं ना। तो जैसे वो टरबाइन के ऊपर पानी जब इंक्रीज़ करेगा, पड़ेगा दोबारा से, तो वो टरबाइन रोटेट करेगा, और रोटेट करेगा तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी आप टाइडल जो वेव्स होती हैं उनका यूज़ करते हो। नाउ वी विल सी ओशन करंट्स। तो आपने बहुत सारे ओशन करंट्स के जस्ट नाम सुने होंगे, जैसे कि लैब्राडोर ओशन है, गल्फ स्ट्रीम है, पेरुवियन ओशन करंट है। तो बहुत सारे ओशन करंट्स आपने सुने होंगे। ये ओशन करंट्स होते क्या हैं, पहले तो वो देखो। आपको ओशन करंट ना दो तरह के मिलेंगे। कैसे कैसे, एक होंगे वार्म
और एक होंगे कोल्ड, यानी कि कुछ गर्म होंगे कुछ ठंडे होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जिनमें दोनों का मिक्सचर होगा। और जहाँ पे भी ना वार्म और कोल्ड करंट आपस में मिल रहे होंगे, वहाँ का मौसम बहुत सुहाना होता है और वो फिशिंग ग्राउंड के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे जो प्रोडक्शन होगी प्लांट्स के अंदर, फाइटो प्लैंक्टॉन्स वगैरह होते हैं, वो अच्छी अच्छी क्वालिटी का फूड प्रिपेयर करेंगे, जिसकी वजह से फिशिंग ग्राउंड बनेंगे वो, और ब्रीडिंग भी करेंगे फिशेज़ यहाँ पे। तो बहुत अच्छा एरिया बन जाता है फॉर द फिशिंग, क्योंकि वार्म और कोल्ड करंट ने एक सुटेबल कंडीशन उसको दे दी। दूसरी बात, अब बोला वार्म करंट, वार्म ओशन करंट या फिर कोल्ड ओशन करंट, ऐसे क्यों बोला इनको? क्योंकि आपको पता है, हम देख चुके हैं जो चीज़ें, यहाँ पे होती है आपकी इक्वेटर, यहाँ पे होती है पोल, फिर हम सनलाइट ड्रॉ करते थे यहाँ पे। तो जो सनलाइट होता है, इसकी जो सनरेज होती हैं, दे आर परपेंडिकुलर एट इक्वेटर। फिर जैसे जैसे आगे जाएंगे तो वो क्या होती जाती हैं, स्लांट होती जाती हैं, और पोल पे सबसे स्लांट मिलती हैं, इस तरह से। तो सबसे ज़्यादा जो सनलाइट आपको फेस करने को मिलेगी वो होती है इक्वेटोरियल रीजन में। तो यानी कि ऐसा पानी जो कहाँ पे है, इक्वेटर के आसपास में है, तो वो गर्म होगा ना, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट क्या है, परपेंडिकुलर है। और जो परपेंडिकुलर होगी तो आप देखोगी कि जो इसके इक्वेटर के आसपास में पानी होगा, दैट इज़ गोइंग टू बी गर्म, ठीक है, वार्म सा होगा। पर वहीं पर अगर मैं अंटार्कटिका चली जाऊँ अब, तो अगर अंटार्कटिका चली जाती हूँ तो वहाँ पे क्या पड़ी होती है, बर्फ़ पड़ी होती है। तो इसके आसपास का जो पानी होगा वो कैसा हो जाएगा, कोल्ड। अब देखेंगे हम वार्म करंट और ओशन करंट कैसे बनते हैं, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो जो ओशन करंट होती हैं, ये वाटर फ्लोइंग, जो कॉन्स्टेंटली, हमने अभी देखा ना कि जो वाटर है ओशंस के अंदर वो कॉन्टीन्यूसली फ्लो कर रहा है। तो जब ओशन करंट जो होती हैं, ये होती क्या है, तो दे आर द स्ट्रीम ऑफ वाटर जो कॉन्स्टेंटली फ्लो कर रही हैं ऑन द ओशन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शन। ओशन करंट कैन बी वार्म या फिर कोल्ड। जनरली वार्म ओशन करंट जो होती हैं वो इक्वेटर के आसपास ओरिजिनेट करेंगी, और किस तरफ जाएंगी, पोल्स की तरफ जाएंगी। ठीक है, वहाँ पे गर्म होती जा रही हैं और पोल्स की तरफ जाने की ट्राई कर रही हैं। बट कोल्ड करंट क्या होती हैं, दे कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हायर लैटिट्यूड टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड। अब देखो, जो वार्म करंट है जो कि इक्वेटर के पास बन रहा है, वो जा रहा है पोल्स की तरफ, और जो नीचे कोल्ड करंट बने हुए हैं वो जा रहे हैं ऊपर की तरफ। तो इस तरह से ये चलता रहता है, तभी तो वाटर कॉन्टीन्यूसली मूवमेंट में है, क्योंकि कहीं पे पानी गर्म हो रहा है, कहीं पे वो ठंडा हो रहा है, तो इस वजह से वाटर कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है लैब्राडोर ओशन करंट का। तो लैब्राडोर ओशन करंट जो है, दैट इज़ अ कोल्ड करंट। ठीक है, लैब्राडोर ओशन करंट आपको कैसा पानी मिलता है, तो इट इज़ कोल्ड करंट। कोल्ड है यानी कि इसका पानी कैसा है, ठंडा है, ऐसे अज्यूम करके चलो। वाइल गल्फ स्ट्रीम अगर देखोगे तो गल्फ स्ट्रीम आपको मिलेगा वार्म करंट। अभी इमेजेस में दिखा दूंगी कहाँ कहाँ पे ये लोकेटेड है। उसके बाद जो ओशन करंट होते हैं वो टेम्परेचर कंडीशन भी डिसाइड करेंगे एरिया की। अब देखो, जहाँ पे पानी यहाँ पे मान लो गर्म है, ठीक है, दिस इज़ गर्म पानी, वार्म पानी है, तो इससे जो हवा जाएगी इसके ऊपर से, वो भी कैसी होगी, गर्म ही होगी ना। वो भी जो यहाँ से हवा पास करेगी इस गर्म पानी के ऊपर से, वो भी तो वार्म जाएगी। तो जैसे आप मान लो आपने कोई पतीला रखा है, उसके अंदर पानी रखा हुआ है और उसको गैस पे चढ़ा दिया, तो आप नोटिस करोगे जैसे उसके भाप निकलेंगे, तो अगर आप थोड़ी सी भी फूंक मारोगे ना, यू विल नोटिस जो उसके आगे की हवा आएगी, दैट विल बी वेरी वार्म। जैसे वाटर की कंडीशन होगी वैसी ही हवा होगी। तो मतलब जहाँ पे ये वार्म करंट्स होते हैं वहाँ पे आपको गर्मी ठीक ठाक मिलेगी। ठीक है, तो उस एरिया में आपको देखोगे कि जो गर्मी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वार्म करंट है। तो कोल्ड करंट में ऑपोजिट कंडीशन हो जाएगी। तो जो वार्म करंट होते हैं ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर द लैंड सरफेस। तो गर्म पानी के ऊपर से जब हवा जाएगी ऊपर से, विंड यानी कि हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ एयर, तो ये जब इसके ऊपर से जाएगी, देन यू विल नोटिस कि वहाँ पे भी क्या करेगा, जो लैंड सरफेस होगा वहाँ पे भी वार्म हवा आएगी। फिर उसके बाद बोला कई बार ऐसे एरियाज़ मिलते हैं जहाँ पे वार्म और कोल्ड करंट आपस में मिक्स कर जाते हैं और यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड्स बनते हैं। जो फिशिंग ग्राउंड्स बनेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स बनेंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, जैसे इस एरिया में भी आपको फिशिंग ग्राउंड देखने को मिलते हैं। तो देर आर वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फिशिंग ग्राउंड। अब यहाँ पे आपने 2-3 चीज़ें देखनी है। ये देखो, सबसे पहले ये आपकी इक्वेटर है 0 डिग्री, ठीक है, ये 23.5 पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस तरह से आपको ये डिफरेंट लाइंस दिखेंगे, लैटिट्यूड्स दिखेंगे। नीचे आ जाओ, ये आपका सदर्न ओशन है ना, एंटार्क्टिका के ऊपर, एंटार्क्टिका वाले कॉन्टिनेंट के पास में। अब यहाँ पे देखो एक दिखाया हुआ है ब्लू कलर, ठीक है, ये कुछ आपको ब्लू कलर्स दिखेंगे। ऊपर की तरफ आपको रेड कलर्स भी दिखेंगे। रेड रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इक्वेटर के पास जितने भी, बिकॉज यहाँ पे सनलाइट क्या है, परपेंडिकुलर है, तो मतलब मैक्सिमम सनलाइट आपके इक्वेटर पे पड़ती है। तो इसके पास जो भी पानी होगा, यू विल नोटिस यहाँ पे आपको रेड कलर मिलेगा। रेड कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे जो भी ओशन करंट बन रहे हैं दे आर वार्म इन नेचर। तो इक्वेटर के पास में आप देखोगे कैसे हैं, गर्म है।
वहीं पे आप सदर्न ओशन के पास जाओगे, आपको ब्लू कलर दिखेगा। ब्लू कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्लू कलर इज रिप्रेजेंटिंग कि ये है कोल्ड करंट। तो सदर्न ओशन के पास से जो भी करंट निकलेंगे दे आर कोल्ड इन नेचर, ठीक है। तो अब देखो, इसमें 2-3 एग्जाम्पल्स याद कर लो कि जैसे ये आपको ऊपर से देखने को मिलेगा कैनरीज करंट, इट इज़ अ कोल्ड करंट। एक एग्जाम्पल ये याद रख लो। अभी आपने लैब्राडोर करंट देखा, लैब्राडोर करंट ये है, यहाँ पे ये जब गल्फ स्ट्रीम के साथ मिलता है तो दे मेक फॉकलैंड, ठीक है, इसको बोलते हैं, सॉरी फॉकलैंड नहीं बोलते, कुछ और बोलते हैं, गलत बोल दिया ये, लेट मी चेक इट फर्स्ट। तो ये देखो आप लैब्राडोर देख रहे हो, लैब्राडोर कैसा है? तो करंट है, कैसा करंट है? तो इसको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करा हुआ है, तो ब्लू कलर क्या रिप्रेजेंट करेगा कि इट इज़ अ कोल्ड करंट। उसी तरह से आप नीचे गल्फ स्ट्रीम भी देख सकते हो। तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, न्यू फाउंडलैंड बोलते हैं उसको, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बोला जब भी वार्म करंट या फिर कोल्ड करंट आपस में आके मिक्स होंगे तो एक तरफ से लैब्राडोर आ रहा है, ऊपर से लैब्राडोर करंट जो है दैट इज़ कोल्ड करंट, नीचे से गल्फ स्ट्रीम आ रही है जिसको ऑरेंज कलर में रिप्रेजेंट करा है, इसका मतलब है ये वार्म करंट है। जब ये दोनों आपस में यहाँ पे मिलते हैं ये बनाते हैं न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड ये जो होता है दैट इज़ अ वेरी गुड फिशिंग ग्राउंड, पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड जो है काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। फिर उसके बाद साइड में आपको अलास्का करंट मिल जाएगा, कैलिफोर्निया करंट मिलेगा, कैनरीज करंट मिलेगा। कैनरीज का आपने ये याद रखना है कि इट इज़ अ कोल्ड करंट। ऊपर यहाँ पे ओएशियो यानी कि जापान के साइड से मिलेगा, कुरोशियो ये वार्म करंट है, जबकि ओएशियो कैसा है? कोल्ड करंट है। एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हो कि जो ऊपर की तरफ से आए वो कैसे थे? कोल्ड करंट, और जो ऊपर की तरफ को जा रहे थे वो कैसे थे? वार्म करंट। क्यों? क्योंकि ये इक्वेटर के पास में थे। तो वैसे ही आपके ऑस्ट्रेलिया की साइड से आपको देखने को मिलेगा। फिर ये ऑगलस आपको अफ्रीका के जस्ट मैडागास्कर के नीचे देखने को मिलेगा, दैट इज़ वार्म करंट। तो इस तरह से इन ओशन के अंदर ये जो करंट्स है ये कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहे हैं। तो दैट्स वाई आपका जो पानी होता है ओशन के अंदर वो कभी भी स्टैटिक नहीं देखने को मिलता, बिकॉज आप देख सकते हो कि ये सारे क्या कर रहे हैं? कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहे हैं। सीज अराउंड जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे बहुत अच्छे फिशिंग ग्राउंड्स हैं। एरियाज वेयर अ वार्म एंड कोल्ड करंट मीट ऑल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर मेकिंग इट डिफिकल्ट टू, हाँ मौसम तो अच्छा हो जाता है पर साथ में फॉगी अपीयरेंस भी होगी, और जब फॉगी अपीयरेंस होगी देन यू विल नोटिस कि जो फॉगी अपीयरेंस होगी तो नेविगेशन यहाँ पे थोड़ी सी टफ कर जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये थोड़े से क्वेश्चंस हैं, इनको देख लो एक बार फटाफट से। द प्रोसेस बाय विच वाटर कॉन्टिन्यूअली चेंज इनटू इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशन एटमॉस्फेयर एंड लैंड, तो उसको क्या बोल देंगे? वाटर साइकिल बोल देंगे, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी है, यानी कि इवेपोरेशन होके क्या बना देगा? क्लाउड्स बना देगा। लैंड भी लिखा हुआ है तो बारिश होएगी तो किस पे आएगी? लैंड के ऊपर आएगी, पानी के ऊपर आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वाटर साइकिल आ जाएगा। जनरली जो वार्म ओशन करंट हैं वो कहाँ पे ओरिजिनेट करते हैं? तो इक्वेटर के आसपास। रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे। तो हमने 2 तरह के टाइड देखे, एक था नीप टाइड जो कि लो टाइड्स थे जब आपका अर्थ के ऊपर मून था और यहाँ पे एक तरफ को सन था इस तरफ, तो यहाँ पे बने थे नीप टाइड या फिर इनको लो टाइड भी कहते हैं। दूसरी कंडीशन हमने देखी जिसको हमने बोला स्प्रिंग टाइड, स्प्रिंग टाइड या फिर जिनको बोलेंगे हाई टाइड। तो नेविगेशन में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और जो भी हार्बर पे जिनको पहुँचना होता है वो टाइम से पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइड। उसके बाद सुनामी क्या थी, टाइड क्या थे, ओशन करंट्स क्या थे, ठीक है, वो फटाफट से देख लेते हैं। तो जो पीरियोडिक राइज एंड फॉल हो रहा है वाटर का, स्ट्रॉन्ग सिस्मिक वेव्स हैं, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर मूविंग अलॉन्ग अ डेफिनेट पाथ, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे देखनी है। तो पीरियोडिक राइज एंड फॉल होगा तो उसको बोल देंगे टाइड। कैस्पियन सी ये लार्जेस्ट लेक है, इसको लार्जेस्ट लेक बोला जाता है, ठीक है। सुनामी स्ट्रॉन्ग सिस्मिक वेव्स बनेंगी, और जो ओशन करंट होंगे यानी कि स्ट्रीम ऑफ वाटर मूविंग अलॉन्ग अ डेफिनेट पाथ। तो ये तो ठीक ही हैं सारे। एनीवेज सो यहाँ पे होता है आपका कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर नंबर 5। मिलेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।